नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा 2022 में। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे ब्रेन का सबसे पावरफुल और सबसे ख़तरनाक सेंटर। बचपन में इस सेंटर के लिए तो मुझे लगता था कि ये मेरा सेंटर है, बाकी सब भाड़ में जाए, ये मेरा सेंटर है। मुझे पता नहीं सेंटर के बारे में, लेकिन मैं इस सेंटर को ओन करता था। ज़्यादातर बच्चे, यंगस्टर्स इस सेंटर को ओन करते हैं। सेक्स, इंस्टिंक्ट, हैबिट या जो कुछ भी मेरा मन आए सो करूँगा, और वही बच्चे करते हैं, लोग वही करते हैं। कुछ लोग बच्चे होते हैं, वो बड़े नहीं होते ज़िंदगी भर, और ज़्यादातर लोग वही होते हैं। ये तो ज़ेनोगा आने के बाद पता चला कि हमारे माइंड में, तो हमारे ब्रेन में कितने सेंटर्स हैं। अभी तक कितने सेंटर्स के बारे में पढ़ा? अभी तक हमने 7 सेंटर्स के बारे में पढ़ा है। आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सेंसो वाइटैलिटी सेंटर, और चौथा एम सेंटर। बाकी तीन थे, एक इंट्यूशन सेंटर, एक पैरामेंटल सेंटर और एक ट्रांसेंडेंटल सेंटर। वेरी गुड। इन सब में सबसे खतरनाक सेंटर है एस सेंटर, क्योंकि जिसने उसको नहीं डील करना सीखा वो खाली स्पिरिचुअलिटी में नहीं, किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ख़ास तौर से अगर लकीली आगे बढ़ गया, तब उसका एस सेंटर, उसकी सेक्सुअलिटी, उसका इंस्टिंक्ट उसको ले डूबेगी। तो आज पढ़ते हैं एस सेंटर। एस और एस सेंटर मीन्स सेंसुओ वाइटैलिटी, फॉर शॉर्ट सेंसुओसिटी। एस सेंटर मीन्स दैट स्पॉट इन द ब्रेन विच कमांड्स रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स वर्ड बायोलॉजी में बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है। हाँ, हमारे ब्रेन में ना एक रिफ्लेक्स का लूप है स्पाइनल कॉर्ड में। हम लोग मजाक किया करते थे कॉलेज में कि जो सर्जन्स होते हैं, बहुत एक्सपर्ट सर्जन्स, वो दिमाग से काम नहीं करते, वो रिफ्लेक्स से काम करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से काम करते हैं। कड़कट बात कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग अगर किसी काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उनका RAS उस एक्टिविटी को ब्रेन तक पहुंचाने की देता ही नहीं है। वो जोन में चले जाते हैं, बोलते हैं ना, हम जोन में चले गए, काम कर रहे थे, उनको सोचना नहीं पड़ा। तो वो है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब आपको सेरेब्रम में थिंकिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो जो चला रहा है रिफ्लेक्स, वो कौन है? एस सेंटर है। हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो सारे रिफ्लेक्सेस को कमांड करता है, सारे रिफ्लेक्सेस का मालिक है। सारे रिफ्लेक्स के मूवमेंट्स, हमारे बॉडी के सारे रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, सबकॉन्शियस असल रूप में देखिए तो यही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इंपल्सिव एक्ट्स, जैसे आज बात करते करते आपको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, तो वो तो ई सेंटर था, लेकिन जैसे ही वो आपके कंट्रोल से बाहर गया तो वो हो गया एस सेंटर। इसको एक और नाम से पुकारते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर मूवमेंट्स और रिएक्शंस। हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको मोटर या तो रिएक्शंस कहते हैं। ये कहाँ से आता है? ज़ेनोगा कहती है, अराइजिंग फ्रॉम कंसील्ड मेमोरी ऑफ मैन्स एवोल्यूशनरी पास्ट। हमारे बॉडी के अंदर में एक कंसील्ड मेमोरी है। कंसील्ड मतलब छुपी हुई है। और कहाँ से बनी? कहाँ से? फ्रॉम मैन्स एवोल्यूशनरी पास्ट, एटाविस्टिक परवर्सिटीज़। एवोल्यूशनरी पास्ट मतलब अगर हम लोग बंदरों से निकले हैं, अगर हम पुराने ज़माने में बंदर थे, तो बंदर का सारा रिफ्लेक्स हमारे बॉडी में यहीं पर स्टोर्ड है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। एटाविस्टिक मतलब बहुत पुराना। परवर्सिटीज़ मतलब जानवर जिस समय थे, उस समय जो भी सब हमारी हरकतें थी, उसको आप गंदी बोल सकते हैं, अच्छी बोल सकते हैं। जैसे जानवर को देखिए, जानवर शादी वादी नहीं करता है, किसी भी जानवर के साथ किसी का भी सेक्स हो सकता है। तो इंसानों में इस चीज़ को परवर्स मानते हैं, गलत मानते हैं, लेकिन वो सब पुराने ज़माने में जब जानवर थे तो वही है हमारे एक्टिविस्टिक परवर्सिटीज़। परवर्सिटीज़ समझते हैं ना? परवर्स हो जाना, नॉर्मल एंजॉयमेंट के बजाय। जैसे अभी कल ही किसी ने शेयर किया एक वीडियो, उसने टंकी खोली बाइक की जिसमें पेट्रोल डालते हैं, एक बच्चा था, उसको सूंघा, खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया, आनंद मिल गया उसको पेट्रोल की महक से। लोगों को अच्छी लगती है। देखिए, जानती हैं, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। हाँ, पसंद थी इनको।
हम लोग को, मुझे बचपन में गणेश जी का जो मूर्ति होता था उसको खाने में बड़ा मज़ा आता था, ऊपर जाके छुप छुप के खाता था, तो वो टेस्ट का परवर्सरी था। तो ये सारी की सारी परवर्सरीज कहाँ से आती है? हमारे एस सेंटर से। एंड और रिफ्लेक्सेस कंडीशनड देयर फ्रॉम, और इसमें से निकलने वाले रिफ्लेक्सेस मतलब सोचे समझे नहीं, बस आदत बनती गई बनती गई बनती गई। अच्छा, जब ये सेंटर डिसीजन लेता है तो किस टाइप के डिसीजंस को फेवर करता है? डिसीजंस मेड नॉट ओनली अगेंस्ट वंस बेटर जजमेंट बट ऑल्सो अगेंस्ट वंस ओन नेचुरल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। एक तरफ तो हो गया आपका जजमेंट, जहां आप दिमाग से सोचते हो कि ये काम सही है, ये काम गलत है, ये लॉजिकल है, ये सबका हित होगा, मेरा भी हित होगा, वो होता है आई सेंटर या तो जजमेंट। ये उसके खिलाफ तो काम करता ही करता है, लेकिन बहुत बार हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स के भी खिलाफ काम करता है। मतलब आपको कोई चीज़ पसंद है लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। जैसे आप लोग वीडियोस अच्छा बनाना चाहते हैं लेकिन एक पॉइंट के बाद नहीं बना पाते। लाइक्स हैं, आप लोग बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियो करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन बॉडी हेल्प नहीं करती, थक जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मन करता है कुछ खा लें या मन करता है कुछ देख लें, सो जाएं। तो वो ये वाला सेंटर हमारे अंदर में सभी बेटर जजमेंट के खिलाफ और हमारे नेचुरल लाइक्स और डिसलाइक्स के खिलाफ भी डिसीजन लेवाता है। इसके डिसीजंस ऐसे होते हैं एज इफ फोर्स्ड अपॉन वन। ऐसा लगता है यार मैं करना नहीं चाहता था, मुझे धक्का मार दिया किसी ने। ऐसे डिसीजन जिसके बारे में लगता है यार मेरे अंदर में क्या भूत सवार हो गया था, क्यों किया मैंने ऐसा। ऐसा लगता है ड्रिवन टू इट, किसी ने मुझे धक्का मार के वहां फेंक दिया। इस सेंटर में वो सारी ड्राइव्स आती है बॉर्न आउट ऑफ इनसैटिएबल थर्स्ट, ड्रग्स, सेक्स एट्सेट्रा। हमारे अंदर में बहुत सी ऐसी थर्स्ट है, भूख है, प्यास है जो इनसैटिएबल है। सैटिएबल समझते हैं? सैटिएबल मतलब जो शांत हो सके। सैटिटी सेंटर होता है, एक बार मैंने बताया था ब्रेन में, सैटिटी सेंटर अगर एक्टिवेट हो जाता है, आप अगर धीरे धीरे खाना खाएंगे ना तो कम खाने से भी आपकी भूख मिट जाएगी, क्योंकि हमारे ब्रेन का सेटिटी सेंटर एक्टिवेट होने में लगता है 20 मिनट, 20 से 25 मिनट। और उसी के बगल में होता है हंगर सेंटर, और हंगर सेंटर अगर एक्टिवेट हो गया तो फिर आपको पेट में अगर खाना है तब भी भूख लगेगी। इसलिए अगर कभी आपको भूख लगे बहुत स्ट्रांग, तो जो भी आप खाना खाएंगे उसको रख लीजिए और बहुत धीरे धीरे खाइए। आपने 1 रोटी या 1.5 रोटी धीरे धीरे खा ली तो भी आपका सेटिटी सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। ये दोनों ऐसे होता है, हंगर सेंटर, सेटिटी सेंटर। सेटिटी सेंटर बंद हुआ, हंगर सेंटर चालू हुआ, हंगर सेंटर बंद हुआ, सेटिटी सेंटर चालू हुआ। तो बस आपको ध्यान ही रखना है कितना खा रहे हैं इस पर नहीं, कितनी देर में खाना खा रहे हैं। ये साइकिल 25 मिनट का होता है। अगर ये चालू हो गया तो 25 मिनट में बंद, फिर ये चालू हुआ तो 25 मिनट में बंद। तो अगर टाइम का आपने ध्यान रख लिया कि आधे घंटे तक खाना खाएंगे भैया, धीमे धीमे, इसलिए खाने के लिए कहा जाता है चू योर ड्रिंक। अपने ड्रिंक को चबाओ, मतलब धीरे धीरे मुंह में लो, कुल्ली उल्ली करो, आराम से पीते रहो और धीरे धीरे पियो। पानी को भी धीरे धीरे पियो। एंड ड्रिंक योर फूड, और जो खाना मिल रहा है उसको ऐसे खाओ, चबा चबा के उसको पूरा पानी बनाकर उसके बाद खाओ, जल्दबाजी मत करो। तो उससे धीरे धीरे आपका टाइम चला जाएगा, 15-20 मिनट चला जाएगा और आपको कम खाने में भी पेट भर जाएगा। तो ये जो हमारी ड्राइव्स है, जो एस सेंटर हमको करवाता है, वो इनसैटिएबल थर्स्ट है। ऐसी थर्स्ट, ऐसी भूख जो कभी शांत होती ही नहीं। आप कितना भी सेक्स कर लो, कितना भी आप ड्रग्स ले लो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। वो सारी कहाँ से आती हैं? एस सेंटर से आती हैं। इसमें वो सारी ड्राइव्स आती हैं जिसके लिए आप बोलते हैं आई कुडंट हेल्प इट, आई जस्ट हैड टू, आई मस्ट। मैं रोक नहीं सका अपने आप को, मुझे करना ही करना था। डिसीजंस मेड बाय ब्लड। D.H. लॉरेंस एक बहुत फेमस राइटर थे, वो कहा करते थे थिंकिंग विथ वंस ब्लड। जब कोई पॉलिटिशियन या कोई जोश वाली चीज़ें आप सुनते हैं और आपका खून उबलने लगता है तो वह है थिंकिंग थ्रू योर ब्लड। इसमें आप किसी को मार भी देंगे, आप कुछ भी कर देंगे, तो वो है एस सेंटर। एल्डस हक्सले कृष्णमूर्ति के दोस्त थे। उन्होंने कृष्णमूर्ति को कहा था तुम लिखना शुरू करो। एल्डस हक्सले एक्सप्लेनेशन ऑफ सक्सेसफुल ओरेटर एज वन हु स्पीक्स और अपील टू द स्टमक थिंकिंग ऑफ हिज लिसनर्स। एल्डस हक्सले बोलते हैं एक अच्छा ओरेटर, वक्ता, एक स्पीकर, अच्छा स्पीकर वो होता है जो जब बोलता है तो लोगों के सीधे पेट पे धक्का मारता है। मतलब वो
दिमाग से सोचता नहीं, वो सीधे इमोशंस में आ जाता है, जोश में आ जाता है। तो ये है एस सेंटर को टच करता है। तुम लोग झेल सकते हो, तुम्हें दबाया गया है, तुम्हें मारा गया है, पिछले कई 100 सालों से हिंदुओं को दबाया गया है, मुस्लिमों को मारा गया है। फिर आदमी को खून उबलने लगता, अच्छा 100 सालों से हमको दबाया गया। अरे 10 दिन पहले तुम घर में थे, अपने माँ और बाप के साथ थे, उस समय तुम्हें समझ में नहीं आया तुम क्या कर रहे हो, कौन दबा रहा है कौन नहीं दबा रहा है। उल्टा हम दूसरों को दबा रहे होंगे लेकिन समझ में नहीं आता। कोई और हमको कुछ जोश दिला दे तो हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वो इसलिए क्योंकि सामने वाला हमारे कौन से सेंटर को ट्रिगर करता है, एस सेंटर को। ऑल अनकंट्रोलेबल अर्जेस, वो सारी अर्ज जो हमसे कंट्रोल नहीं होती। जेन्युइनली इनसैटिएबल लॉन्गिंग्स, और बहुत सी ऐसी लॉन्गिंग है, इच्छाएं हैं जो खत्म ही नहीं होती। एज इफ सम स्ट्रेंज फोर्स थ्रस्टेड इट्स डिसीजंस ऑन वन यूजिंग हिम और हर मेयरली एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेविंग। वो सारी की सारी थर्स्ट, वो सारी की सारी लॉन्गिंग जो ऐसा लगता है किसी और ने हमारे पर डाल दिया, हम नहीं चाहते थे बट धक्का मार दिया किसी ने, हमको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया गया, मुझे जबरदस्ती क्रेव कराया गया। ये कभी फील हुआ है आपको ऐसा? ये अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से कि बहुत बार ऐसा होता है भगवान कि एक आदमी कुछ नहीं करना चाहता फिर भी कर देता है। अब वो दुर्योधन तो वही था। 5 भाई थे पांडव, कौन कौन से नाम याद है? पूछा कि नाम बताओ 5 पांडव का, तो बोलते एक पहला तिष्ठिर, युधिष्ठिर को तिष्ठिर, दूसरा पीमा, पीमा को बीमा, बीमा को पीमा, तीसरा एक और, चौथा एक और, पांचवा एक और। तो तीसरा कौन था? सबसे बड़ा फाइटर तो वही था 5 पांडव में। अगर वो चला जाता तो ये पूरी हार जाते ये लोग। 5 पांडव में सबसे स्ट्रांग फाइटर कौन था? एक दिन के लिए चला गया तो उसका बेटा मर गया, बाली तो यहाँ था ही नहीं, बाली तो वहाँ था रामायण में। पहला सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, दूसरा भाई था भीम, तीसरा और सबसे स्ट्रांग कृष्ण के साथ कौन था? अर्जुन। रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? रथ पे कौन था? अर्जुन था। अर्जुन का बेटा मर गया था। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह में मर गया था। और चौथा नकुल और लास्ट सहदेव। अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि ऐसा बहुत बार होता है कि एक आदमी नहीं करना चाहता फिर भी कर रहा है। कर्ण इन 5 का सबसे बड़ा भाई था, मालूम है आपको? लेकिन बताया नहीं आपने। दुर्योधन जो विलन था, मम्मी को ये लोग मार देते हैं, नहीं श्राप देते हैं कि आज के बाद से औरतों के पेट में कोई बात पचेगी नहीं। बेसिकली जब शादी नहीं हुई थी इन 5 पांडवों की माँ की, जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले कर्ण पैदा हो गए थे, लेकिन वो बिना शादी के पैदा हुए थे तो उनको छोड़ दिया। तो वो जाकर के कहीं गांव में पले बढ़े और जब यहाँ पर आए उनको यह, जब उनकी माँ को पता चला कि हाँ ये तो मेरा ही बेटा है, तब जाके बोलती है तुम हमारी तरफ से लड़ाई करो। तब वो कर्ण बोलते हैं नहीं, मुझे दुर्योधन ने हेल्प किया है बुरे दिनों में, उसने मुझे राजा बनाया था, इसलिए मैं उसकी तरफ से लड़ाई करूंगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे 5 बच्चे रहेंगे, या तो मैं जिंदा रहूँगा या तो अर्जुन, हम 2 में से एक आदमी मरेगा। और ये बहुत ताकतवर था ये कर्ण, बट इसके साथ कौन नहीं था? भगवान नहीं थे। तो ये जो कर्ण है, ही इज एन आइडियल, कर्ण और दुर्योधन दोनों आइडियल एग्जाम्पल हैं एस सेंटर के। इनको दिखा नहीं, फोर्स्ड एज ए फोर्स क्यों लड़ाई कर रहे हैं? जहां गलत हो रहा है उसकी तरफ से क्यों लड़ाई कर रहे हैं? आप अपने बारे में पूछिएगा कभी भी, जब गलत हो जाता है तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तब याद नहीं आता। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, पिछले ऑलमोस्ट, आज मैं जोड़ रहा था तो वैभव को यहाँ आए 2 साल से ऊपर हो चुके, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, और गौरी को आए 1 साल हो गए। 7 months। कब आई थी? कौन से महीने में? नवंबर में 1 साल हो जाएगी। और 1 साल में आप लोगों ने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एस सेंटर की चीज़ें नहीं की। आपकी अपनी मर्जी थी, मैंने कभी रोका तो है नहीं, बट इट्स गुड। तो यू शुड आस्क योर सेल्फ कि वो कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें मुझे लगा कि मैं रोक नहीं सकता अपने आप को। क्योंकि जब मैंने इस सेंटर के बारे में पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि पर्दा खुल रहा है, अंधेरे का पर्दा खुल रहा है, और मुझे मेरे बारे में कोई बता रहा है और मेरे घाव दिखा रहा है, और ये भी बता रहा है कैसे उस घाव को मैं पूरी तरह से हील कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ।
दिस सेंटर गवर्न्स ऑल विच इन योगा और वेदांता फॉल्स अंडर द हेडिंग ऑफ तमस। इस सेंटर में वेद या योग में, वेदांत में तमस नाम की जो चीज़ें हैं वो सब इसमें आती हैं। तमस का मतलब है डलनेस ऑफ विट। विट मतलब विजडम, समझदारी। जब समझदारी गायब हो जाती है तो उसको बोलते हैं तमस। तो तमस को हिंदी में इसका एक और मतलब है, पता है? तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमस नहीं पता? अंधेरा। जब मन में अंधेरा होता है तब उसको तमस भी बोलते हैं। और उस अंधेरे को एक और चीज़ बोलते हैं, समझदारी की कमी, डलनेस ऑफ विट। एक और चीज़ बोलते हैं इंग्लिश में ब्रूट स्टुपिडिटी, निहायत मूर्खता। एक और बड़ी चीज़ तरीके से बोलते हैं इंटेलिजेंस मेड इनर्ट थ्रू इनर्शिया। इंटेलिजेंस को इनर्ट बना दिया गया इनर्शिया की मदद से। इंटेलिजेंस है लेकिन उसको किसी ने रिमोट कंट्रोल से पॉज दबा दिया। आप सब जानते हैं, सारी बुद्धि है, अवेयरनेस भी है, लेकिन पॉज बटन दबा दिया, चलो थोड़ा मजा कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, फिर आई सेंटर को खोल देंगे, तब तक मजा कर लेते हैं। तो एस सेंटर में वो ताकत है कि वो इंटेलिजेंस मेड इनर्ट, इनर्ट मतलब समझते हैं, पॉज कर दिया, थ्रू इनर्शिया, उसको रोक दिया। एक और चीज बोलते हैं इसको इनएक्टिविटी ऑफ रीजनिंग। जैसे आपने एक वीडियो बनाया, आपने मुझे दिखाया, तो मुझे क्यों दिखाई दिया कि उसमें ये पंच कमजोर है, आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? दैट इज एक्टिविटी ऑफ रीजनिंग। इनएक्टिविटी ऑफ रीजनिंग मतलब समझदारी या तर्क या समझ का इनएक्टिविटी। ये सब इसलिए बता रहे हैं बिकॉज नॉर्मल आदमी को लगता है ना कि हम तो नॉर्मल हैं, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं। लेकिन जब आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप जब नॉर्मल हैं और आप कॉन्शियसली अपने आप को सिखा नहीं रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखा रहे हैं, विजडम नहीं सिखा रहे हैं, तो आपके ब्रेन में एस सेंटर बढ़ रहा है। एस सेंटर क्या है? इनएक्टिविटी ऑफ रीजनिंग। तुम्हें पता नहीं, बुढ़वा बाबू थे, हर बार जब गांव जाते थे, बुढ़वा बाबू हर बार ये सवाल पूछते थे, बताओ, मैंने पहले वीडियो बोला था, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, विद्या क्यों भूली। पढ़ाई के लिए बोलते थे हमेशा, एक ही शब्द में, एक ही सेंटेंस में सबका आंसर दो। और हम लोग जानते थे, उसका आंसर दे चुके थे, लेकिन फिर भी हम बोलते नहीं बाबू पता नहीं है, बताओ ना बताओ ना। बोलते अरे इतना सिंपल सा आंसर तुमको नहीं आता, बिना फेरे, बिना रिवाइज किए। घोड़े को अगर रोज रोज बैठ करके उसको तुम दौड़ाओगे नहीं तो मोटा हो जाएगा और मसल्स कमजोर हो जाएंगे। घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, पान की दुकान में ढेर सारे पान के पत्ते होते हैं, उसको पलटते रहो नहीं तो एक ही तरफ रखे रखे सड़ जाएगा। रोटी क्यों जली, क्योंकि उसको पलटा नहीं गया। और विद्या क्यों नहीं भूली, क्योंकि रिवाइज नहीं किया गया। जाओ पढ़ाई करो। लेकिन यहां पर मैं कहूंगा ये रीजनिंग क्यों रुक गई, क्योंकि आपने उसको यूज नहीं किया। इनएक्टिविटी ऑफ रीजनिंग। इसलिए जब कहीं मैं कोई देखता हूँ हमारे टीम में कोई गलत काम कर रहा है, स्टुपिडिटी कर रहा है, उसको बुलाकर बैठाकर सुनाता हूँ मैं उसको कि इसमें सही ये था, तुमने गलत ये किया। तो मेरे ब्रेन में से रीजनिंग मैं उसको थोड़ा सा उधार देता हूँ, इस उम्मीद में कि अगर उसके अंदर में दिया है में थोड़ी बहुत मिट्टी का तेल है तो जल जाए। इन संस्कृत द वर्ड सत मीन्स बीइंग। संस्कृत में सत्य या सत मतलब बीइंग, डिवाइन फ्रैगमेंट। वाइटलिटी एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बीइंग, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको बोलते हैं वाइटलिटी। जब बीइंग होती है हमारे अंदर में तो अपना काम करती है। Thus, in every human being there is untold reservoir of vitality untapped. तो तीसरा एक और स्टेट होता है asleep और hidden vitality। जब हमारे अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है फिर भी एक आदमी इतना गलत क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर में vitality या being को रोक दिया गया है। It has been hidden और asleep। हर आदमी के अंदर में है अनटैप्ड, बुरे से बुरे आदमी के अंदर में भी अनटैप्ड मतलब इसको अभी तक निकाला नहीं गया, वो एनर्जी है बीइंग का, डिवाइन का, लेकिन उसको रोका गया है, पॉज दबा दिया गया है। द एस सेंटर डिपिक्ट्स वाइटलिटी डिवोर्स्ड फ्रॉम रीजन एंड डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स। एस सेंटर दिखाता है, डिपिक्ट करता है वो वाइटलिटी, वो एनर्जी जिसमें से रीजन डिवोर्स हो गया है, मतलब समझदारी गायब हो गई है। एंड डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स, उसमें से फीलिंग्स भी खत्म हो गई हैं। इसीलिए जब भी किसी क्रिमिनल को दिखाया जाता है, और सचमुच में क्रिमिनल लोग ऐसे होते भी हैं, आप भी देखिएगा, अगर कभी आपसे कोई ब्रूटल एक्ट होता है तो आपके अंदर में फीलिंग्स नहीं होती,
जैसे कहते हैं ना, उसने कसाई की तरह काट दिया उसको। एक कसाई अगर किसी जानवर को मारता है तो ऐसे नहीं मार सकता, फीलिंग से नहीं मारता वो, खट 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 ऐसे मारते ऐसे सब्जी कट रहा है, उसको डिवॉइड ऑफ फीलिंग होना पड़ेगा। ऐसे ही जब टीचर एक बच्चे को मार रहे हैं, पढ़ने के लिए मार रहे हैं, तो उसके अंदर में फीलिंग्स कहाँ होता है? वो कहता है तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, बट ही इज वर्किंग फ्रॉम हिज एस सेंटर। ये बड़ी खतरनाक है। इमोशंस उस तरफ भी जा सकती है, इंटेलिजेंस की तरफ भी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर वो अलायंस होती है एस सेंटर से। और इन तीनों का एक रेशियो है, आई ई एस का एक रेशियो है हमारे ब्रेन में। आई है 2, ई है 4 और एस है 8। एक नॉर्मल आदमी में एस की मात्रा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको यूज़ करते हैं हम लोग ना। जो चीज़ आप यूज़ करेंगे वो बढ़ता जाता है। जिस कुएं में से आप पानी निकालेंगे वो कुएं का पानी फ्रेश रहता है और कुआं भरा रहता है, लेकिन जिस कुएं से पानी आप निकालना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे उसका पानी सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो एस सेंटर को कैसे कंट्रोल करेंगे, आई सेंटर को कैसे बढ़ाएंगे, ये सब बातें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कल सबसे पहले हम कवर करेंगे एम सेंटर, और फिर द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी ब्लॉक क्या है। तो अभी तक अगर आप मेरे साथ हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है इस 30 डेज़ योगा चैलेंज में आपने अभी तक कौन सी चीज़ें अलग की हैं पहले से, 30 डेज़ योगा चैलेंज के पहले और उसके बाद क्या चीज़ें अलग की हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और इसको कोशिश करिए, इस वीडियो को शेयर करिए जितने फ्रेंड्स से हो सकता है उतने लोगों से। और याद दिला दूँ, लाइक दबा के जाना है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और दोस्तों देखिए, आप अगर बहुत सीरियस है इस जर्नी में चलने के लिए, तो मेरे साथ ज़ुनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स में आ सकते हैं। उसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ। आपके पर्सनल क्वेश्चंस आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये पूरी की पूरी जर्नी चलती है ऑलमोस्ट 1 से 2 साल तक के लिए। और मैं अगले 2 साल में 1 लाख ज़ुनोगा टीचर्स तैयार कर रहा हूँ। तो अगर आप उसमें से एक होना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ ज़ुनोगा एडवांस में आइए। बस